दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से अंत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो किसी तरह से उसमें जिंदा है। ऐसे हालातों में एक आदमी कैसे जिंदा रह सकता है, ये कहानी उसी के बारे में। कहानी शुरू होती है और हम मार्टिन नाम के आदमी को जंगल के बीचों बीच पिछले कई सालों से रहते हुए और अपना गुजारा करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि वो किसी इंसान की लाश को दफनाने जा रहा है जो शायद भूख की वजह से मारा गया हो, या फिर शायद वो आदमी मार्टिन को जानता हो। अब पास में ही हम एक कॉटेज को भी देखते हैं जिसमें वो रहता है और खुद को सेफ भी रखता है। उस आदमी को दफनाने के बाद वो आसपास कई सारे ट्रैप भी लगा देता है ताकि अगर कोई जानवर इसी लाश को खाने के लिए आए तो वो उसकी जाल में फंस जाए और उसको रात के खाने का इंतजाम हो जाए। उसने घर के बाहर एक छोटा सा फार्म भी बना रखा है जिसमें वो कुछ सब्जियां भी उगाता है। लेकिन मार्टिन को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग जिंदा हैं जो शायद वो लोग उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो अपने साथ हमेशा एक बंदूक भी रखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही है। अब वो खाना खाता है और रात में बाइबल पढ़कर सो जाता है। उसके साथ यहाँ कोई मौजूद नहीं है, उसे अकेले ही जीना पड़ रहा है। उसके पास हम एक लड़की की तस्वीर भी देखते हैं जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वाइफ हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि बाहर दो लोग आए हैं। वो फौरन अपनी बंदूक उठा लेता है और बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक लेडी और उसकी बेटी खड़ी है। वो अपना नाम कैथरीन और बेटी का नाम नीरजा बताती है। वो मार्टिन को ज्वेलरी दिखाते हुए कहती है कि तुम ये सब रख लो, लेकिन इसके बदले में इस फार्म पर हमें कुछ हिस्सेदारी दे दो। असल में ये लोग फूड और शेल्टर की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके साथ ये रह सके, और ना इन्हें खाने का सामान मिल पा रहा है। मार्टिन हिस्सेदारी के लिए मना कर देता है तो कैथरीन कहती है कि ठीक है, हमें बस आज रात यहाँ गुजारने के लिए दे दो, तुम मेरी बेटी के साथ आज रह सकते हो। वो बहुत देर सोचता है और आखिर में मान जाता है लड़की का चक्कर, क्योंकि बस एक ही रात की बात थी। लेकिन उसे अभी भी उन पर शक था कि शायद कहीं वो अपने साथ और लोगों को तो लेकर नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोनों बहुत ही भूखे थे, इसलिए मार्टिन उन्हें सूप देता है जिससे वो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अभी देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों से भूखे हैं। कुछ समय तक वो आपस में बातें करते हैं और कैथरीन बताती है कि हम लोग जहां से आए थे वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। जो भी लोग बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को खाने के लिए मार रहे हैं, इसलिए हमें वहां से भागना पड़ा। हम भागते हुए जंगल में आ गए, फिर हमें एक कॉटेज दिखा। रात हो गई और कैथरीन नीरजा को मार्टिन के पास जाने को कहती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह इनके जाने का समय आ चुका था, लेकिन मार्टिन न जाने क्यों इन्हें घर से जाने के लिए नहीं कुछ कहता, क्योंकि वो भी अब अकेला हो चुका है और उसे किसी की जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए किसी की साथ की जरूरत पड़ ही जाती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। उसे ऐसे दूर शांत खड़ा हुआ देखकर कैथरीन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद नीरजा तुम्हें पसंद करने लगी है। मार्टिन उसकी बातें समझ रहा था, उसे अच्छे से पता था कि वो बस उसे फुसला रही है ताकि वो यहाँ रह सके। तो वो कहता है कि ये कॉटेज बहुत छोटा है और मेरे पास इतना खाने पीने का सामान नहीं है कि मैं आप दोनों को यहाँ रख सकूं। तो कैथरीन बोलती है कि अगर हम लोग साथ में काम करें तो इस फार्म को बड़ा कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन मार्टिन को ये अच्छे से पता था कि वो अगर ऐसे ही लोगों को यहाँ पर रखता चला गया तो शायद एक दिन उसे खाने की कमी पड़ जाएगी, और इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। तो कैथरीन वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके जाने के बाद नीरजा मार्टिन की शेव करने लगती है। वो उसे ऐसे साबित करना चाहती थी कि जैसे वो उसकी फिक्र करती है और वो अकेले नहीं रह सकता। वो ये भी उसे महसूस कराना चाहती थी कि उसे नीरजा की जरूरत है। अब मार्टिन है तो एक इंसान ही, इसलिए वो आखिर में हाँ कर देता और उन्हें अपने साथ रखने को राजी हो जाता है। पर यह फैसला उसके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा, ये तो हमें आगे ही जाकर पता चलेगा। उस रात वो लोग डिनर करते हैं, जिसके बाद नीरजा फिर से उसके पास चली जाती है। अब ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है। अब सुबह वो लोग बाहर का काम करते हैं और फिर उसी फार्म से उगी हुई सब्जियां खाते हैं, और रात में मार्टिन और नीरजा साथ में ही होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मार्टिन का भरोसा नीरजा ने जीत लिया था और अब उन दोनों में प्यार भी हो गया था। वहीं कैथरीन उनकी सारी हरकतों पर नजर रखे हुई थी, और जब वो माँ बेटी एक साथ बैठे हुए थे तो कैथरीन नीरजा के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि अगर वो दोनों मिलकर मार्टिन को खत्म कर दें तो ये पूरा कॉटेज उनका हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी पर आग बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्टिन ने इन दोनों को अपने घर में जगह दी। अब नीरजा भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की बातों में आ जाती है। वो मार्टिन के राज खोलने लगती है और बताती है कि वो अपनी बंदूक की गोलियां अपनी पैंट के पीछे वाली पॉकेट में रख, और आज रात मैं वो ले लूंगी, जिसके बाद हम उसे खत्म कर देंगे। अब रात को सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। नीरजा मार्टिन के सोने का इंतजार करती है, और जैसे ही वो सो जाता है वो जाकर उसके पैंट में से उन गोलियों को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है, और अगली सुबह वो जाकर अपनी माँ को दे देती है जो उस रॉड को भी ले लेती है। और फिर अब बारी थी मार्टिन की, जो बाहर फार्म पर काम कर रहा था। नीरजा उधर पास वाली नदी में नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि कैथरीन नहीं चाहती थी कि उसकी जान खतरे में आए, इसलिए वो खुद उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी मार्टिन को वहां कीचड़ में कुछ पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उन तीनों के अलावा यहाँ कोई और भी आया था। अब वो फौरन कैथरीन से नीरजा के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो नदी के पास गई है। यहाँ उसका प्लान फेल हो गया था, पर इस समय उसकी बेटी की जान खतरे में। वो भागते हुए नदी के पास जाते हैं, लेकिन नीरजा वहां नहीं थी। हम देखते हैं कि एक आदमी ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे लेकर झाड़ियों में छुपा हुआ है। जब वहां मार्टिन जाता है तो उस आदमी पर बंदूक तान देता है। वो अपनी पॉकेट चेक करता है गोलियां निकालने के लिए, तो गोलियां वहां पर गायब थी। तो वो समझ जाता है कि ये काम जरूर नीरजा का है। लेकिन इतने में तो वो सामने वाला आदमी उठता है और अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जो सीधा मार्टिन को लगती है, जिससे मार्टिन वहीं गिर जाता है। जब आदमी उसके पास आता है चेक करने के लिए कि वो मरा या नहीं, तभी मार्टिन उस पर एक खंजर से वार करता है और वो वहीं मारा जाता है। लेकिन यहाँ मार्टिन को भी गोली लग चुकी थी, इसलिए नीरजा और कैथरीन उसे लेकर कॉटेज में आती है, जहां वो दोनों उसकी गोली को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो उसका सही तरीके से इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ मेडिसिन नहीं थी, इसलिए वो ठीक हो नहीं पा रहा था। अब उसका जख्म बढ़ता जा रहा था और यहाँ उसकी जान एक ही शख्स बचा सकता है, और वो थी कैथरीन, क्योंकि उसको जड़ी बूटियों के बारे में पता होता है जो उसे ठीक कर सकती हैं। लेकिन उसके दिमाग में अब ये बात आने लगी थी कि अब उसे मार्टिन को मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद मरता जाएगा। मार्टिन अब कहीं बाहर नहीं जाता था, क्योंकि खुद उसे महसूस होने लगा था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो
वो कमजोर होता जा रहा था और एक रात जब उसको दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नीरजा को अपने रूम में बुलाता है और उससे अपने घाव को साफ करने को कहता है। और उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। अब बाहर आकर नीरजा अपनी माँ से कहती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इसी आदमी ने हमारी जान बचाई थी और अब हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। तो कैथरीन कहती है कि अगर तुम्हें रोज खाना चाहिए तो उसे मरना ही होगा, क्योंकि इस कॉटेज में सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बचा हुआ है। अब नीरजा अपनी माँ से कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन अगर मार्टिन जिंदा रहा तो वो मेरा ख्याल रख सकेगा, मुझे सेफ रख सकेगा। अब थोड़े समय सोचने के बाद कैथरीन को उसकी बातें सही लगती है तो वो जाकर मार्टिन का इस बार सही से इलाज करती है, जिससे कि कुछ समय बाद वो अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन क्या कैथरीन के मन में अब उसे मारने का ख्याल नहीं आएगा? और आपको क्या लगता है कि क्या इस जंगल में बस यही लोग हैं? अगर इनके पास किसी आदमखोर लोगों का ग्रुप आ गया जो इंसानों को खाता है तो ये क्या करेंगे? अब धीरे धीरे करके इन तीनों में सब कुछ ठीक होता जा रहा था। ये एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन एक रात उनके दरवाजे पर कुछ लोग दस्तक देते हैं, जिसे ये सभी कांप जाते हैं। नीरजा कहती है कि क्यों ना हम उनका मुकाबला करें। लेकिन जब मार्टिन बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जिनके पास हथियार भी हैं, और यहाँ मार्टिन के पास सिर्फ 2 गोलियां हैं, जो बहुत ही कम है। इसलिए उन्हें इस समय बस चुपचाप बैठे रहना होगा और ये दुआ करते रहना होगा कि वो लोग अंदर ना आए, क्योंकि वो इनका सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। वो पूरी रात ये तीनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और जब सुबह होती है, शांति होती है, तो हम बाहर का मंजर देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने इनकी सारी फसलें खराब कर दी है और जो पकी हुई सब्जियां थी उन्हें भी वो अपने साथ ले गए। यानी कि अब इनके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो ये लोग सबसे पहले तो अपना फार्म ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और इनके पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन अब आगे आने वाले दिन इन्हें खाली पेट ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि कई सब्जियां निकलने में काफी समय लगेगा। अब सीन शिफ्ट होता है नीरजा पर। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो नहीं चाहती कि वो इस बच्चे को ऐसी दुनिया में जन्म दे जहां लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। और अगर कैथरीन को इस बारे में पता चल गया तो वो उसका क्या असर करेगी ये तो उसे भी पता नहीं है। इसीलिए वो उस रात को एक वायर की मदद से अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये काम हो नहीं पाता। अब अगली सुबह जब कैथरीन बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो कुछ दिनों पहले ट्रैप लगाया था उसमें एक भी जानवर नहीं फंसा और ना ही कोई सब्जी उगी थी। इसलिए वो कॉटेज पर वापस लौट आती है और नीरजा के पास जाकर लेट जाती है। उसके मन में अब एक और बार मार्टिन को मारने का ख्याल आ रहा था, इसलिए वो नीरजा से फिर वही बात बोलती है और इस बार नीरजा फिर से उनकी बात मान लेती है। अगले दिन कैथरीन जंगल से कुछ जहरीले मशरूम लेकर आती है, जिसके बाद नीरजा जाकर उसे मार्टिन को दे देती है। अगले दिन जब वो लोग सोकर उठते हैं तो कैथरीन मार्टिन से कहती है कि अब वो लोग इस कॉटेज को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें मना करता है क्योंकि अब उसे उनकी आदत हो गई थी। अब नीरजा भी अपनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैथरीन को उल्टियां होना शुरू हो गई है, यानी कि वो जहर नीरजा ने मार्टिन की जगह अपनी माँ कैथरीन को दे दिया था। लेकिन उसने ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। मे बी उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ मार्टिन को मारे। अगर वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपनी माँ को बता दी तो शायद वो उसे मार देती, इसलिए उसने ये कड़ा फैसला लिया। कैथरीन की तबीयत अब बिगड़ने लगती है, इसलिए वो मार्टिन से कहती है कि वो उसकी नस काट दे और उसे मौत के बाद उसे दफना दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मौत बहुत ही दर्द भरी हो। मार्टिन सेम वैसे ही करता है, पर वो जब उसे दफनाने के बाद कॉटेज के लिए वापस आ रहा था तो वो देखता है कि कैथरीन के लगाए हुए ट्रैप पर 2 खरगोश फंसे हुए हैं, जिसे देखकर वो मन ही मन सोचता है कि अगर कैथरीन इतनी जल्दी फैसला नहीं लेती तो शायद आज जिंदा रहती, क्योंकि उन 2 खरगोश में 3 लोग का खाना आराम से हो सकता था। तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वेल यहाँ अभी तक मार्टिन ना तो नीरजा की प्रेगनेंसी के बारे में पता था और ना ही ये बात की। अब जब मार्टिन कॉटेज पहुंचता है तो वहां पर नीरजा बहुत ही शांत बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो पूरी तरीके से उदास थी। अब उसे अपनी माँ की कमी खल रही थी। वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मार्टिन उसे ऐसा उदास देखता है तो वो उसे उसके साथ हुए सालों पहले एक हादसे के बारे में बताता है, जहां पर वो उसका भाई एक कैंप को लूटने गए थे। लेकिन वहां उसके भाई ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और तब उन दोनों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन एक समय पर उसका भाई गिर जाता है तो मार्टिन ने जानबूझकर उसकी पैर की हड्डी तोड़ दी, जिससे कि वो भाग ना सके और उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। वो नीरजा को यही समझाना चाह रहा था कि उसने जो भी अपनी माँ के साथ किया वो सही था, क्योंकि कभी कभी हमें जिंदगी में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें हमें किसी अपनों को खोना पड़ता है, लेकिन उसमें गलती उन्हीं की होती है। अब अगले दिन वो यही सब सोचकर रोने लगती है, क्योंकि उसने जो जीने की उम्मीद छोड़ दी थी अब वो वापस आ गई थी और उसे एक नई उम्मीद मिल चुकी थी, जो कि था उसका बच्चा और एक परिवार। अब एक दिन वो दोनों ऐसे ही बाहर शिकार करने के लिए जाते हैं, पर वापस आते समय मार्टिन को पता चल जाता है कि केबिन में कोई मौजूद है। ये वही 6 लोग थे जो पहले यहाँ पर आए थे। मार्टिन कहता है कि तुम्हें जाकर वो बीज लेकर आना होगा, क्योंकि अगर वो हमारे पास रहा तो हम उसे और फसल उगा सकेंगे। तो वो कॉटेज के ऊपर से उसके अंदर जाती है और उन सारे बीजों को ले लेती है, लेकिन आते समय वो एक खंजर भी उठा लेती है और इसी चक्कर में उससे आवाज हो जाती है और बाहर खड़े लोगों को पता चल जाता है कि अंदर कोई मौजूद है। वो फौरन अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक नीरजा बाहर आ चुकी थी और अब वो दोनों भागने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उनका पीछा वो सभी कर रहे थे। इसलिए मार्टिन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी मारा जाए। अब नीरजा को भागने को कहता है और तब तक वो उन लोगों का ध्यान भटकाता है। नीरजा भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक शख्स पड़ गया था, तो वो उसके ऊपर खंजर से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि इन्हीं लोगों ने लगाया था। इसी का फायदा उठाकर नीरजा वहां से भाग जाती, पर उसे भागते हुए एक दूसरा आदमी देख लेता और वो उस पर तीर चलाता है, जो जाकर मार्टिन को लग जाता है, जिससे कि वो वहीं गिर जाता है और इसी का फायदा उठाकर नीरजा वहां से दूर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर वो लोग मार्टिन को पकड़ लेते हैं और उसे ऐसे ही जिंदा जलाकर खा जाते हैं, जिससे कि यहाँ एक और चीज का पता चलता है कि वो लोग असल में आदमखोर थे
जो लोगों को बेदर्दी से मार कर खा जाते थे। वहीं दूसरी ओर नीरजा जंगल में घूमती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में वो करे तो करे क्या। उसके पास ना तो खाने को कुछ खाना और ना ही रहने के लिए कोई घर है। वो ऐसे ही पागलों की तरह जंगल में घूमती रहती है। पर एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो रोड पर आ जाती है, जिसके दूसरी साइड एक फेंसिंग लगी थी जहां पर कुछ गार्ड्स खड़े थे और फेंसिंग के दूसरी साइड भी बहुत सारे इंसान रह रहे थे। और ये शायद वो बचे हुए लोग हैं और उन्होंने एक कॉलोनी भी बनाई है जहां पर वो इन आदमखोर लोगों से बचकर रह सकते हैं। उसके करीब जाने पर कुछ गार्ड्स आकर उसका सामान उठा लेते हैं और वहीं खड़े रहने को कहते हैं। तब एक फीमेल गार्ड उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो कहती है कि हाँ। जिसके बाद नीरजा देखती है कि अंदर फार्मिंग भी की जा रही है, तो वो उसे पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। तो वो गार्ड उसे बताती है कि अभी तुम्हारे लिए अंदर वोटिंग होगी, अगर लोगों ने ज्यादा वोट दिया तो तुम्हें अंदर ले लिया जाएगा। जिसके बाद वो पूछती है कि तुम अपने बच्चे का नाम क्या रखोगी, तो नीरजा बताती है कि अगर लड़का हुआ तो मार्टिन। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से हम आज की दुनिया को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कुछ लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, और हो सकता है कि हमें आगे जाकर बिल्कुल ऐसी ही दुनिया देखने को मिले जब लोग और देश एक दूसरे को मार रहे हो खाने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।